नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आज स्पेशल जो है टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, नेपाल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आखिर नेपाल में क्यों उठी हिंदू राष्ट्र और राजशाही शासन की मांग। आप देखिए कि नेपाल में भैया जनता क्या चाहती है। हिंदू राष्ट्र कहती है हमें बनाओ, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र लाओ, है ना, और राजशाही वंश लाओ। आप समझते हैं ना राजशाही क्या होता है। राजशाही वही पुराना तरीका जो राजा हुआ करते थे पावरफुल सबसे ज्यादा, और राजा पावरफुल बने ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, इनके बारे में हम सारी बातें बताने वाले हैं कि राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। यहाँ पर सारी बातों को आपको डिटेल में बताएंगे। राजशाही वंश क्या है, पहले नेपाल में क्या तरीका था, पूरे इतिहास के बारे में हम इसके खंगालने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसके बारे में अपनी स्लाइड के माध्यम से जो है पढ़ते हैं। चलिए, ये रहा पहली बात। तो ये इशू जो है ये आपका नेपाल से संबंधित इशू है। और यहाँ पर देखिए, पहले तो आप कुछ शब्दों को समझ लीजिए, हालांकि हमने इसमें काफी सारी चीजों को यहाँ पर जो है जोड़ा है। ठीक, तो पहले कुछ शब्दों को समझ लीजिए। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र जैसे भारत में लोकतंत्र है, ऐसे बहुत सारे देशों में लोकतंत्र है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आपको यहाँ पर अगर हम बताएं तो जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता भैया, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी। एक्चुअल में लोकतंत्र क्या है भैया, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। तो सभी लोगों की सरकार बनाने में भागीदारी है ना। तो यहाँ पर हमारे देश में तो लोकतंत्र है, और आप समझते होंगे, आज तक आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र बहुत अच्छा रहता है। जबकि इसके उलट नेपाल में जो मांग उठ रही है वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर, हमारे यहाँ पर राजतंत्र लाइए, यानी कि राजशाही पुराना तरीका, राजा होंगे, अय्याशी करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में बैठे हुए जो शासन पर लोग बैठे हैं उन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है कि वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए जनता सड़कों पर उतर आई और यहाँ पर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। लोकतंत्र मुर्दाबाद, है ना, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, ठीक है ना, राजशाही जिंदाबाद, इसके नारे लगने लगे। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं। तो डेमोक्रेसी आप समझ गए। मोनार्की आप जानते होंगे। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्की मतलब क्या होता है भैया, राजतंत्र, ठीक है ना। और एक होता है यहां पर डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। तानाशाही तो डिक्टेटर, पहले मोनार्की देखिए, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब होते हैं जहां पर राजा का शासन हो। जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे तो यहां पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर मोनार्की है कि वहां पर प्रधानमंत्री भी होता है और वहां पर राजा या रानी होता है जो कि नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा पद जो होता है राजा का ही होता है। तो मोनार्की मतलब पूरी तरह से अगर राजा का ही शासन हो तो वो मोनार्की है। बात समझ में आई। और डिक्टेटरशिप भी मोनार्की से ही बनता है आगे, कि अगर डिक्टेटरशिप में राजा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और जनता को कुचलने लगे और जनता की के साथ में मनमानी करते हुए भी वह पूरी पावर अपने हाथ में ले ले, पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ले, तो फिर वो डिक्टेटरशिप, जैसे आप उत्तर कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं, डिक्टेटरशिप है। बात समझ रहे हैं ना। और मोनार्की, कई सारे ऐसे जो हैं देश हैं जहां पर मोनार्की व्यवस्था है आज भी। आप अरब कंट्रीज में देख लीजिए, कई सारे देश हैं जहां पर प्रिंस बनते हैं, वही लगातार रहते हैं। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है भैया, यहाँ पर कि एक राजा होता है लेकिन एक प्रधानमंत्री भी होता है। बात समझ में आई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक यहाँ पर राजतंत्र होता है, ठीक है। तो राजा एक अलग से होता है जो कि सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री होता है वहां पर, और प्रधानमंत्री क्या काम करता है, जो है सभी प्रशासन के काम संभालता है। बात समझ में आई। तो इन कुछ शब्दों को, ये वही नेपाल है दोस्तों जो कि एक भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में नेपाल अवस्थित है। अगर इसकी जीडीपी पर बात करें तो 2021 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर 3628 करोड़, है ना, यूएस डॉलर के बराबर इसकी क्या है, जीडीपी है। अब आप नेपाल के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं अगर, तो नेपाल के बारे में अब हम आगे बात करते हैं कि इसका क्या है इतिहास। आखिर नेपाल में क्यों जनता सड़कों पर उतर आई, यहाँ पर राजशाही वंश की मांग करने के लिए, राजशाही लाने के लिए, राजतंत्र लाने के लिए। नेपाल में राजशाही को रिस्टोर करने की मांग उठ रही है। अब ये जो भैया रिस्टोर शब्द है ना, ये रिस्टोर शब्द फिर एक से प्रश्न यहाँ पर छोड़ करके जाता है कि रिस्टोर मतलब इसके पहले क्या यहाँ पर राजशाही था, क्या राजतंत्र था क्या यहाँ पर, है ना, मोनार्की व्यवस्था थी क्या यहाँ पर। तो रिस्टोर मतलब कि इससे पहले भी, आज अगर नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले यहां पर क्या रहा है, राजतंत्र रहा है, तभी तो रिस्टोर करने की बात हो रही है। ये एक प्रश्न यहां पर अब छोड़ करके जाता है। तो देखिए इसकी पूरी कहानी हम बता दें। 28 मई 2008 को नेपाल एक गणतंत्र बना था, गणतांत्रिक देश। जैसे कि भारत एक गणतांत्रिक देश है ना। गणतांत्रिक देश मतलब जहां पर देश का सर्वोच्च पद में बैठा व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाए, वो देश गणतांत्रिक देश कहलाता है ना। इंडिपेंडेंट, जैसे आपका यहां पर आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक कंट्री कहलाते हैं। रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना भारत में, तो रिपब्लिक डे जो होता है 26 जनवरी का है। तो गणतंत्र मतलब जहां का प्रमुख, जिस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान जो है, वो जनता के माध्यम से, जैसे राष्ट्रपति है भारत में, जनता के माध्यम से चुन करके आए, तो वो कंट्री गणतांत्रिक कहलाता है। जबकि जैसे ब्रिटेन में जबकि गणतंत्र नहीं है, वहां पर राजतंत्र जैसा सिस्टम है। सर्वोच्च पद कौन है, वहां पर राजा है जो कि वंशानुगत है, ठीक है ना। तो 28 मई 2008 को नेपाल एक गणतंत्र बना था तथा 1768 से चली आ रही राजशाही को इन्होंने अंत कर दिया था नेपाल में। तो राजशाही 2008 से पहले राजशाही शासन हुआ करता था वहां पर, ध्यान देना। 1768 में ध्यान देना, 1768 से राजशाही वंश का यहाँ पर शाह नामक शासक हुआ करते थे। तो वंश का क्या नाम था, शाह वंश। तो नेपाल में शाह वंश का शासन हुआ करता था कायदे से। अगर हम आपको एक बात बताएं तो 1768 से लेकर के 2008 तक शाह वंश का शासन था। बहुत सारे शाह नाम से, शाह टाइटल से शासक आए लगातार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से। तो यहां पर ये चलता रहा लगातार, और 2008 में ये राजशाही को पूरी तरह से खत्म किया गया और नेपाल एक क्या बना, गणतंत्र देश बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले देखिए कि 1955 में कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पर कुछ चीजें स्किप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा नहीं अपन को करना है। 1955 में महेंद्र शाह जो थे, ये कौन थे, हमने बताया ना कि 1768 से लेकर 2008 तक शाह वंश का शासन था। तो शाह ये वही हैं, और महेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। कौन थे, नेपाल के राजा महेंद्र शाह नेपाल के राजा थे। 1959 में इन्होंने क्या किया, महेंद्र शाह ने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कहा कि देखो हम तो राजा ही हैं, हम प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ पर जनता के द्वारा चुन करके एक प्रधानमंत्री बनवाएंगे। देश में जनता प्रधानमंत्री को चुनेगी जो कि प्रशासन को, सरकार को चलाएगा, और सबसे ऊंचे पद पर तो राजा बैठे ही हैं। बात समझ में आई। तो राजा ने ये सिस्टम चालू किया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि जैसे प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री लोगों ने अपने घर भरने शुरू कर दिए, भ्रष्टाचारी करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचारी करना शुरू कर दिया तो अब राजा का यहाँ पर दिमाग सनकने लगा। जैसे ही राजा का दिमाग भनका तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने फिर से आगे चल करके क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया कि नहीं नहीं, देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आएगी, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जब नया बनता है ना कोई देश में, तो आप समझिए उसका घर अभी खाली है, उसको भरना है, और राजा का घर खाली नहीं है। राजा तो राजा होता है भैया, राजा का जमाने से लेकर के पूरा साम्राज्य उसी का है। तो इस तरह की भ्रष्टाचारी तो राजा नहीं कर सकता ना। तो राजा काफी ठीक तरह से चला रहा था उस समय। तो प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था बनी, जैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई तो ये भ्रष्टाचारी मचने लगी। तो इसकी वजह से आगे चल करके जो यहाँ पर कर दिया, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पीएम का चुनाव होगा और राजा प्रमुख होगा। बात समझ में आई। अब आगे क्या हुआ इसकी कहानी, 80 के दशक की अगर हम बात करें तो 80 के दशक में राजा के खिलाफ एक जन आंदोलन होने लगा। वहां पर लोग आंदोलन करने लगे कि जैसे ये व्यवस्था खत्म हुई तो अब राजा के ही खिलाफ आंदोलन होने लगा लोगों के द्वारा। तो फिर से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम लागू किया गया 1990 में, जब आंदोलन ज्यादा उग्र रूप लेने लगा। तो फिर से भैया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देखिए कितना नाटक न्योरा यहाँ पर जो है हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर आई। आगे क्या होता है, 1995 में संवैधानिक राजशाही व्यवस्था के खिलाफ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी ना 1990 में, उसी व्यवस्था के खिलाफ फिर से गृह युद्ध छिड़ गया कि अब राजशाही खत्म ही करो, राजशाही चाहिए नहीं, ओनली यहां पर डेमोक्रेसी रहेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये फिर से यहां पर आंदोलन होने लगा, गृह युद्ध एक प्रकार से हो गया। नेतृत्व कौन कर रहे थे, माओवादी। माओवादी चीन से सटे इलाके में है, तो भैया माओवादी तो आना स्वाभाविक है यहाँ पर। तो नेतृत्व माओवादी कर रहे थे। नेता कौन थे, पुष्प कमल दहल, यही वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। वर्तमान में पीएम है कहाँ के, नेपाल के, पुष्प कमल दहल। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है आजकल फिर से राजशाही की मांग उठ रही है, ये फिर से राजा बनना चाहते हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अभी आगे हम बताएंगे आपको। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने इमरजेंसी लगा दी थी। 2005 में भी राजा ही थे, है ना। तो इमरजेंसी लगा दी क्योंकि आंदोलन हो रहे थे। आंदोलन किस लिए हो रहे थे
ये क्या करना चाहते थे, राजशाही को खत्म करना चाहते थे। तो राजा हैं तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगाई, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। जैसे हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है ना, तो हमारे देश का राजा यानी राष्ट्रपति जो जनता से चुन करके आया है, वो अपनी पावर पूरी हाथ में ले लेता, पूरी देश की पावर। इसी तरह से राजा ज्ञानेंद्र ने इमरजेंसी लगा दी और सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। 2006 में क्या हुआ घटना यहाँ पर, 2006 में राजा को झुकना पड़ा। अंततः आंदोलन इतने ज्यादा बढ़ रहे थे भैया कि राजा को झुकना पड़ा। वह गिरिजा प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है ये क्या बने, यहाँ के प्रधानमंत्री बने। गिरिजा प्रसाद कोइराला जो है प्रधानमंत्री बने। बात समझ रहे ना। तो अब 2006 तक यहाँ पर हम कहानी लेकर के आ गए हैं, 2006। इसके बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पर 2008 में नेपाल में राजशाही का पूर्णतः अंत हो गया। वो कहानी हमने समझा दी ना आपको। तो इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा ने यहाँ का नया संविधान बनाया। फिर 2008 के बाद, ठीक है, 2017 में नया संविधान यहाँ का लागू हुआ और नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनाए गए। केपी शर्मा ओली यहाँ पर जो है नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने और वर्तमान में यह आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं ना, राजशाही और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को चलते हुए। तो यहाँ पर इसका नेतृत्व दुर्गा परसाई कर रही हैं, दुर्गा परसाई कर रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि हम आंदोलन के नेतृत्व करेंगे तो राजा बनाने की मांग लेंगे, तो राजा जो बनेगा वो हम होंगे। तो भैया राजा बनने के लिए सब अपने अपने पेट के लिए हैं, सब अपना अपना पेट भरना चाहते हैं। यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं है। पहले वो थे तो उन्होंने अपना पेट भरा, उन्होंने अपना घर भरा, और फिर आगे चल करके क्या हुआ, जब दूसरे लोग आए तो उन्होंने अपना घर भरा। तो इसी तरह से जो है जनता के लिए क्या है, जनता का आपका और हमारा कुछ नहीं होना है। आप और हम एक जैसे रहेंगे, ये लोग आंदोलन करेंगे, जनता आंदोलन करेगी और आगे कुछ नहीं होगा। ये लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, ये लोग हर पद एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ये खुद चाहते हैं कि अब हम राजा बनेंगे, राजशाही। अब जनता को भड़काओ, जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतर जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर जो है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, आप जो है राजशाही, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या राजशाही लाना ठीक है। हम आपको एक बात बता दें, जो राजा है ना, राजा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। राजा बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी नहीं करता है, केवल अय्यासी करता है। राजा जो है ना भैया, जितने भी राजा हैं वो सब अय्यासी पर उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजा भ्रष्टाचारी नहीं करेगा। राजाओं के जमाने में बनी इमारतें आज भी बहुत ज्यादा मजबूत हैं। राजाओं ने जो है यहाँ पर ताजमहल बनवाया, है ना, लाल किला बनवाया, बहुत सारी चीजों को, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाया, आज भी वो टिकी हुई हैं। राजा के द्वारा बनवाए गए महल आज भी बने हैं। आजकल इन्हीं चीजों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा घोटाला हो रहा है, क्योंकि सब लोग जितने मंत्री हैं, जहां से पूरी मंत्री परिषद से लेकर के जितने लोग हैं, सब कहीं ना कहीं घोटाला में लगी जाते हैं। अंततः राजा का क्या है, राजा का तो सब कुछ होता है, हम राजा हैं, हमारा साम्राज्य है, उसका घर भरा हुआ है, तो वो इस तरह की छोटी मोटी हरकतें नहीं करेगा, लेकिन अय्यासी बहुत करेगा। पर्सनल खर्च उसके बहुत ज्यादा होते हैं। पता चला कि आज वो किसी बीच में जाकर के बढ़िया ताश खेल रहा है, जुआ चल रहा है भैया, शराब पी के डले हैं, महफिलें चल रही हैं, इस तरह की बातें होती है राजाओं में। तो पर्सनल खर्च, इंडिविजुअल खर्च बहुत ज्यादा होती हैं, और वो पब्लिक का पैसा थोड़ा सा अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं। राजाओं में ये बहुत बड़ी कमी है और एकता नहीं आ पाती है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे यहाँ पर, आप जिस तरह से तैयारी करते हैं, कि क्या वहां पर राजशाही वंश की मांग उचित है, क्या लोकतंत्र के स्थान पर राजशाही वंश लाना चाहिए, राजशाही सिस्टम, मोनार्की सिस्टम लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप अपने जो आपका व्यू है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अभी हालिया ये बिल्कुल गर्म मुद्दा है। अभी रिसेंटली नेपाल में बहुत ज्यादा तगड़ी इसकी मांग चल रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में पूरा इतिहास जो है आपको बता दें। इसीलिए, क्योंकि पहले यहाँ पर राजशाही था ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमने बताया था ना कि इसको स्टोर करने की, रीस्टोर करने की मांग जो है यहाँ पर उठ रही है, कि पहले जैसा फिर से कर दो, ठीक। तो ऐसी मांग उठ रही है, लोकतंत्र को खत्म, लोकतंत्र मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो कि इंडिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो भारत है ना, लोकतंत्र की मां है, समझ रहे हैं, लोकतंत्र की जननी है, उसको ये मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो कहीं तक ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं लगता। ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत सही है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कायदे से, वो तो अपनी आस्था है, मानने का तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या काफी ज्यादा है नेपाल में, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को जो है यहाँ पर याद रखना है कायदे से। और मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।